बाय मेटालिक स्ट्रिप करके। बाय मतलब दो और मेटालिक मतलब मेटल की। तो दो मेटल की स्ट्रिप, सपोज ये दो मेटल की स्ट्रिप है आपकी ना, ये रही, ये दो मेटल की स्ट्रिप रही जिनका लेंथ सेम है और ये थिकनेस भी सेम है, पर इनका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा है वो अलग अलग है। तो यहां पे हम बात करते हैं, ये आपका थीटा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अब डिपेंड करेगा अल्फा 1 और अल्फा 2 पे। अगर कहा जाए अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा है तो उस केस में हम बोल सकते हैं इसका जो लेंथ होगा वो ज्यादा होगा। अल्फा 1 का लेंथ जो होगा ये ज्यादा लेंथ एक्सपांड करेगा, मतलब आफ्टर ना लेट्स से एक्सपांशन इसका जो शेप दिखेगा मुझे इस बायमेटालिक स्ट्रिप का, क्योंकि ये दोनों एंड्स जो एंड है वो दोनों ज्वाइंट किए गए हैं ना, तो यहाँ पे ये जो जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो जो पोर्शन होगा वो आपका कन्वेक्स साइड में लाई कर रहा होगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये एक आर्क के फॉर्म में है ना बनेगा, और इस आर्क का हम आगे रेडियस भी निकालना देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं इसका लेंथ ज्यादा है, इसका आर्क लेंथ, और इसका आर्क लेंथ कम है, क्योंकि हमने बोला अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 से बड़ा है। अगर दूसरा केस होता अल्फा 1 अल्फा 2 से छोटा होता तो उस केस में अल्फा 2 का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ज्यादा होने की वजह से इसका लेंथ ज्यादा होगा, मतलब ये जो पार्ट होगा वो आपका कन्वेक्स साइड में लाई करेगा, और हम बोल सकते हैं जो ये जो अल्फा 1 होगा वो इनर साइड में लाई करेगा। तो ये जो आपका ना आर्क बनेगा ये आर्क कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा है तो इस आर्क का लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू इस आर्क वाला लेंथ, और इसका हम रेडियस भी निकालना देखेंगे, और इस एंगल जो ये एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कैसे दो मेटल स्ट्रिप्स को जब ज्वाइन किया गया ना विद इट्स एंड पॉइंट्स है ना इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और यहाँ पे ये ज्वाइंट है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो बढ़ाने पे ना ये सिचुएशन है, टेम्परेचर घटाऊंगा तो उल्टा सिचुएशन हो जाएगा। ये आपका है ना इस वाले केस में होगा और यहाँ पे ये होगा, क्योंकि जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका लेंथ ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ टू स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर वेल्डेड टुगेदर, अगर दो स्ट्रिप को एक दूसरे से वेल्ड किया गया हो, वेल्डिंग की गई हो दो मेटल स्ट्रिप्स को, टू फॉर्म अ बायमेटालिक स्ट्रिप, एक बायमेटालिक स्ट्रिप व्हेन हीटेड, ताकि टेम्परेचर बढ़े, यूनिफॉर्मली इट बेंड्स इन फॉर्म ऑफ एन आर्क, तो ये एक आर्क के फॉर्म में बेंड करेगा। डिपेंड करेगा किसका अल्फा ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग इसका शेप आएगा। द मेटल विद ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन लाइज ऑन द कन्वेक्स साइड, जैसे इसका अल्फा ज्यादा है ना तो ये कन्वेक्स साइड में लाई करेगा, यहाँ पे इसका अल्फा ज्यादा है तो ये जो पार्ट होगा ये आपका कन्वेक्स साइड में लाई करेगा। अब नेक्स्ट जो चीज हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चीज है जैसे ये एक अपैरेटस है ना, यहाँ पे ये मेटालिक स्ट्रिप है और ये भी आप मेटल है। अब आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो ये तो टूट जाएगा, और ये जब टूटेगा तो ये इसका रेडियस भी बढ़ेगा, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की बायमेटालिक स्ट्रिप, दो अलग अलग मेटल के स्ट्रिप को जब हीट किया जाए तो दोनों एक्सपांड करेंगे, और यहाँ पे डिपेंड करेगा किसका अल्फा ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग वो कन्वेक्स साइड में लाई करेगा। अब हमें ये निकालना है ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल कितना होगा, और हमें इसके रेडियस की बात करनी है। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, इस आर्क का रेडियस मैं निकालने जाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ रेडियस ऑफ आर्क निकालना चाहते हैं, तो ये अल्फा 2 ये अल्फा 1, अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा है तो हमने देखा ये आपका कन्वेक्स साइड में लाई करेगा, इसका लेंथ L0 और इसका थिकनेस D है। तो ये जो आर्क बनेगा, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल को हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से नाम है अपना थीटा, और जो भी आर्क का रेडियस है वो आपका इसके मिड पॉइंट, मतलब यहां से मेजर किया जा रहा है, तो यहां से इसके सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप नाम दे रहे हैं इसका रेडियस आर करते हुए। अब यहाँ पे हमें बात करना है कि लेट्स से इसका रेडियस आर कितना है और ये एंगल
थीटा कितना है ये हमें बात करना है। और लेट्स से टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो डेल्टा टी जो है T2 माइनस T1 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, ये चीज पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के केस में ये देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बोल सकते हैं कि इस केस में जो होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा मेरा वो हो जाएगा r, फिर मेरा ये d/2 है, ये टोटल d है तो इसका आधा d/2, तो r माइनस ये बन के आया मेरा d/2, ये हो गया। तो ये अब जो इसकी नई जो लेंथ हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ कहलाएगी, ये लेंथ का रेडियस है ना, ये जो आर्क बना हुआ है इस आर्क का रेडियस r माइनस d/2 हो गया। और ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, तो ये आर्क का लेंथ जो हो जाएगा r इंटू थीटा। तो ये जो L है ना, इसका L1 डैश जो हो जाएगा मेरा, तो L1 डैश को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू r थीटा करते हुए, जहां r उसका आर्क का रेडियस r माइनस d/2 इंटू थीटा, और L1 डैश की वैल्यू मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू L0, क्योंकि इसका L1 जो है वो L0 है, इंटू ये बना हुआ है 1 प्लस इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन α1 इंटू डेल्टा टी, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरीके से हम बात करें, ये जो आर्क बना हुआ है ना, इस आर्क का लेंथ निकालना है, तो यहां से लेके इसके सेंटर तक का ये डिस्टेंस मुझे पता करना है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका r यहां तक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस d/2, तो ये आया मेरा r प्लस d/2। तो ये लेंथ L2 डैश को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू, ये है r प्लस d/2, और सेंटर पे एंगल वही थीटा एंगल सबटेंडेड है, तो ये L2 डैश को हम लिख सकते हैं इसका ओरिजिनल लेंथ L0 इंटू ये बना हुआ है 1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी करते हुए। अब मुझे यहाँ पे ये रेडियस निकालना है, इस थीटा को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाए, तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया जाए, तो ये चीज बन के आया r प्लस d/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास आया r माइनस d/2 करते हुए, और यहाँ पे बन गया L0 से L0 कैंसिल, ये हुआ 1 प्लस α2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 1 प्लस α1 इंटू डेल्टा टी। अब मुझे ये r निकालना है, तो r निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो r इंटू 1 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस यहाँ पे है मेरे पास d/2 इंटू 1 प्लस α1 डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये यहाँ गया तो ये है r इंटू 1 प्लस α2 डेल्टा टी, फिर बना हुआ है माइनस d/2 इंटू यहाँ पे है 1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ r प्लस d/2, r प्लस, है ना, ये माइनस d/2, तो r से r कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे आया r α1 डेल्टा टी ना, और यहाँ पे आपका बन जाएगा प्लस d/2 प्लस d/2 α1 डेल्टा टी इज इक्वल टू, r तो कैंसिल हो गया, ये है r α2 डेल्टा टी, फिर माइनस d/2, फिर माइनस d/2 इंटू α2 इंटू डेल्टा टी। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ α2 α1 से बड़ा है, तो इस r α1 डेल्टा टी को राइट साइड ले जाया गया, तो ये है r α2 डेल्टा टी माइनस ये है r α1 डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस माइनस d/2 को यहाँ लाऊंगा तो d/2 प्लस d/2, दिस इज d, और ये यहाँ पे आएगा तो ये बन गया d/2, फिर है α1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी। अब मैं यहां से बोल सकता हूं, ये जो पार्ट है α1 प्लस α2, इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये और छोटा हो जाएगा, तो ये पार्ट हमारा नेग्लेक्ट होने चला गया, तो ये रिजल्ट आ गया। आपने r डेल्टा टी कॉमन निकाल लिया, तो यहां से हम दिखा सकते हैं, ये बन के आएगा मेरे पास इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखने जाऊं तो ये है मेरे पास, देयरफॉर r α2 माइनस α1 डेल्टा टी इज इक्वल टू,
यहाँ पे बना हुआ है d, यहाँ से मेरा रेडियस निकल के आया d डिवाइडेड बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा t। तो ये वो रेडियस आ गया ना, ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप का रेडियस आ गया, और रेडियस आ गया, इस रेडियस को यहाँ पुट कर दिया जाए तो यहाँ से मेरा ये जो सेंटर पे एंगल है थीटा वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो ये रहा आपका बायमेटालिक स्ट्रिप का जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो आपका है ना पिछले साल ये इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको बस है ना L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और L को r थीटा करते हुए, यहाँ पे r आपको देखना है उसके मिड पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस को मेजर करते हुए। तो ये है मेरा बायमेटालिक स्ट्रिप पे डिस्कशन। आगे बायमेटालिक स्ट्रिप पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। जैसे ये दो मेटल की स्ट्रिप्स है, वेल्ड की गई, एक ब्रास और एक स्टील की बनाई गई एट T नॉट टेम्परेचर। अगर T टेम्परेचर T नॉट से ज्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे अगर ब्रास वाला है ना, यहाँ पे इस टाइप से अगर ये बेंड कर रहा है, आर्क फॉर्म कर रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होगा वो स्टील के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से ज्यादा होगा। इस डायग्राम से हम देख के बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अ बायमेटालिक स्ट्रिप कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ ब्रास एंड अ स्ट्रिप ऑफ स्टील वेल्डेड टुगेदर। तो ब्रास और स्टील की आपने बायमेटालिक स्ट्रिप को ज्वाइन करके बनाया है एट टेम्परेचर T नॉट। ये T नॉट टेम्परेचर पे है। स्ट्रिप बेंड्स एज शोन एट टेम्परेचर्स अबव द रेफरेंस टेम्परेचर। तो अगर रेफरेंस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो स्ट्रिप कुछ इस तरह से बेंड करेगी। बिलो द रेफरेंस टेम्परेचर स्ट्रिप बेंड्स द अदर वे। तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं ब्रास का, ये देखते हुए ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ इस तरह से बेंड होगा। अगर टेम्परेचर घटाऊंगा तो ब्रास का, क्योंकि अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा कंप्रेस भी करेगा, इसीलिए यहाँ पे इसका जो है ना टेम्परेचर घटाया जाए तो ये ऊपर की तरफ बेंड करेगा, क्योंकि ब्रास ज्यादा आपका बेंड करेगा, है ना, ज्यादा उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये बढ़ाने वाली सिचुएशन पे बात हुई है। नेक्स्ट है मेनी थर्मोस्टैट्स ऑपरेट ऑन दिस प्रिंसिपल। बहुत सारे जो थर्मोस्टैट्स होते हैं वो इस प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। मेकिंग एंड ब्रेकिंग एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट एज टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स। मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि कितना उसका ना ब्रेकिंग कांस्टेंट होगा या कितना उसका मेकिंग कांस्टेंट होगा, ताकि टेम्परेचर बढ़ाया जाए और घटाया जाए तो वो टूटे ना, ये चीज हम ध्यान रखते हैं। ये प्रैक्टिकल ये चीज कहाँ यूज हो रही है ये दिखाया गया है। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ये जो थर्मल एक्सपांशन है इसका एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट वाइज हम देखने जाएं तो पहला है स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू आयरन रेल्स ऑफ द रेलवे। तो जैसे अगर आप देखें कोई भी रेल की पटरियां होती है तो रेल की पटरियों को आप देखोगे कि दो रेल की पटरियों के बीच में एक गैप रखा जाता है। वो गैप इसलिए होता है अगर आपने विंटर सीजन में सपोज रेल की पटरियां बिछाई है ना, आयरन रेल्स बिछाई हैं, तो जब समर सीजन आएगा तो ये रेल्स जो आयरन से बनी है वो एक्सपांड करेगी और एक्सपांड करेगी तो ये गैप फिलअप हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपका जो थर्मल एक्सपांशन से जो फिनोमेनन हो रहा था उसको ये कंपेंसेट कर देगा गैप। अगर आपने लेट से है ना ये गैप एकदम टाइटली फिल कर दिया होता तो उससे क्या होता, अगर विंटर सीजन में इस तरह से आपने रेल की पटरियां बिछाई होती, अब समर सीजन आता तो ये है ना एक्सपांड कर रहे होते और एक्सपांड करना चाहते, पर यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड है तो इसलिए अब ये क्या करेंगे, थोड़े से बेंड कर जाएंगे जिसके वजह से एक्सीडेंट्स होने लग जाएंगे। तो ये इंजीनियर्स जब भी है ना जो रेल इंजीनियर्स होते हैं वो लोग ये गैप कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये वो लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। तो यहाँ यही बोला है बहुत छोटा गैप रखा
जाता है मिलीमीटर लेवल का, क्योंकि एक्सपांशन जो होता है वो मीटर्स में नहीं मिलीमीटर्स में होता है। तो स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू आयरन रेल्स ऑफ द रेलवे। नेक्स्ट बोल रहे हैं आयरन रिंग्स आर स्लिप्ड ऑन द वुडन व्हील्स बाय हिटिंग द आयरन रिंग्स। तो जैसे अगर ये एक वुडन ना व्हील है, इस वुडन व्हील में मुझे आयरन रिंग को अगर प्लेस करना है तो एक है ना वुडन व्हील में आयरन रिंग को प्लेस करने के लिए हम जानते हैं वुडन व्हील ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है, जबकि आयरन अच्छा कंडक्टर है। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आयरन एक्सपांड करेगा और जाके उसके फिट बैठ जाएगा। तो अगर फिट करना हो आपको किसी आयरन है ना लेट से रिंग को वुडन व्हील पे, आप इस तरह से फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉपर ऑफ अ ग्लास बॉटल जैम्ड इन इट्स नेक कैन बी टेकन आउट बाय हिटिंग द नेक। जैसे आप अगर बात करें लेट से टोमेटो केचप की है ना, अगर कोई बोतल का नेक जो है वो अगर लेट से आयरन या स्टील से बना हुआ है, अब अगर आप इसके ढक्कन को खोलना चाहते हैं विदाउट यूजिंग ओपनर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके नेक को हिट करेंगे। नेक को हिट करेंगे तो ग्लास तो उतना ज्यादा है ना अच्छा कंडक्टर नहीं है, जबकि आयरन अच्छा कंडक्टर है, तो वो एक्सपांड करेगा, थर्मल एक्सपांशन शो करेगा, और जब वो एक्सपांड करेगा तो बोतल का नेक थोड़ा लूज हो जाएगा और आराम से उस ढक्कन को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये लिखा है कैन बी टेकन आउट बाय हीटिंग द नेक, उसका जो नेक है उसको हीट करके आप बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज मेड ऑफ इनवार एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो इनवार है वो एक अलॉय है मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये जो पेंडुलम होता है क्लॉक का वो इस इनवार मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये है हमारा बायमेटालिक स्ट्रिप और थर्मल एक्सपांशन पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का स्क्रीन नंबर 18 स्मॉल रिंग हैविंग स्मॉल गैप एज शोन ऑन हीटिंग व्हाट विल हैपन टू साइज ऑफ गैप। तो हम जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी डायमेंशंस बढ़ेंगे, दैट इज है ना, हमने बात किया था यहाँ पे इसका जितना भी डायमीटर हो गया जो भी हो गया वो सभी डायमेंशंस बढ़ेंगे, मतलब ये जो गैप होगा गैप का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो गैप इंक्रीजेस, सिंपल सा चीज है, कुछ घटता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गैप साइज ऑल्सो इंक्रीजेस, ये है आपका क्वेश्चन 18 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 19 पे अ कंक्रीट स्लैब हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन अ विंटर नाइट व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड लेंथ ऑफ द स्लैब ऑन अ समर डे व्हेन टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट इज। तो ये मुझे अल्फा दिया हुआ है और यहाँ पे हमें दे रखा है ये चीज है मेरा L0। तो मुझसे पूछा है जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सपांशन लेंथ हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। L0 है मेरा 10 मीटर, फिर 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 10⁻⁵ और चेंज इन टेम्परेचर ये रहा फाइनल टेम्परेचर 35, इनिशियल टेम्परेचर 0, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 35 - 0 दैट इज 35। तो ये चीज मेरा आ गया 10 इंटू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ये है 35/10⁵ विच इज इक्वल टू 0.00035। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 1.00035 विच इज इक्वल टू 10.00035 मीटर करके, तो इतना लेंथ हो जाएगा। ये है क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने क्वेश्चन आते हैं 20 पे। स्टील रॉड इज क्लैम्प्ड एट इट्स 2 एंड्स एंड रेस्ट्स ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल बेस। तो यहाँ बोला है स्टील रॉड को दोनों एंड पे क्या किया गया है, क्लैम्प किया गया है ना, ये यहाँ पे एक्सपांड नहीं कर सकती बोला है। तो रॉड इज अनस्ट्रेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। Find longitudinal strain developed in the rod if temperature rises to 50 degree Celsius. 20 से 50 मतलब change in temperature 30 degree Celsius. Coefficient of linear expansion of steel is 1.2 into 10⁻⁵ per degree Celsius. तो longitudinal strain जो यहाँ पे develop होगा it is simply equal to change in length by original length. और change in length हम लिख सकते हैं L0 अल्फा डेल्टा थीटा by L0 which is equal to अल्फा डेल्टा थीटा। अब अल्फा की वैल्यू रख दी जाए which is 1.2 into 10⁻⁵ and change in temperature 50 - 20 is 30।
तो 30 इंटू 1.2 इज 36 इंटू 10 पावर माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 करते हुए। तो ये रहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का 21 पे इफ रॉड इज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय डेल्टा एल लेंथ व्हाट इज स्ट्रेन ऑन द रॉड व्हेन टेम्परेचर फर्स्ट पार्ट इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, सेकंड पार्ट डिक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन यहाँ पे दो के कारण आएगा। एक तो ऑलरेडी ये कंप्रेस्ड है डेल्टा एल लेंथ है ना, कोई फोर्स लगाते हुए, तो डेल्टा एल बाय एल प्लस क्योंकि यहाँ इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेन होगा उसके कारण स्ट्रेन अल्फा डेल्टा थीटा, उसको डेल्टा एल बाय एल करेंगे अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। और अगर यहाँ की बात की जाए जब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये डेल्टा एल बाय एल तो होगा ही, पर यहाँ डिक्रीज किया है तो यहाँ माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। और क्योंकि स्ट्रेन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो जो आंसर आएगा उसका हम मॉड्यूलस लेंगे। तो ये है क्वेश्चन 21 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 22 पेंडुलम क्लॉक हैविंग कॉपर रॉड गिव्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है मेरा थीटा नॉट ना, उस टाइम पे जो टाइम पीरियड है टी नॉट वो हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर एल नॉट बाई जी। अब यहां बोला गया है इट गेन्स 15 सेकेंड्स पर डे इफ कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ कॉपर। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया मतलब टेम्परेचर घटा तो लेंथ घटा तो टाइम पीरियड घटा, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्लॉक जो है फास्ट हो गई। पहले एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड में हो रहा था, वो एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो गया, क्लॉक फास्ट हो गई। इसका मतलब क्लॉक है ना अब टाइम को गेन कर रही है, गेन्स टाइम। और ये कितना टाइम गेन कर रही है तो ये हमें है ना गिवन है कि इट गेन्स 15 सेकेंड्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी करते हुए। और इसको हम निकालना देखे थे कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो जो लेंथ है उसको आप लिख सकते हो एल नॉट फिर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय जी करते हुए। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये जो 2 पाई रूट एल नॉट बाई जी है ये है टी नॉट और फिर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पावर है 1/2, तो ये टी निकल के आया टी नॉट फिर 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। फिर हमने बात की थी कितना गेन किया, दैट इज डेल्टा टी बाई टी नॉट। तो डेल्टा टी बाई टी नॉट जो होगा तो डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल किया जाए तो टी की वैल्यू ये रही, तो टी नॉट इंटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस टी नॉट बाई टी नॉट। तो टी नॉट कॉमन निकाल के 1 से 1 कैंसिल हुआ, यह आया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज डेल्टा टी बाय टी नॉट। तो यहां से अल्फा निकालना है तो अल्फा मेरा हो गया 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी नॉट इंटू डेल्टा थीटा। अब यहां पे अगर मैं पुट करने जाऊं तो 2 इंटू तो कितना टाइम गेन किया है, इट इज 15 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर हो गया मेरा 20 डिग्री सेल्सियस। और फिर टी नॉट की वैल्यू मैं बोल सकता हूं इन अ डे मतलब 24 आवर्स इंटू 3600, ये सेकेंड्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हो गया 30 और डिनोमिनेटर में ये रहा तो 3 इसे 12 से काटेगा, तो यहाँ से इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 30/20 ना, तो ये आया 3/2 और 3 इसे 12 से कैंसिल करने के बाद तो मैं इसे कैलकुलेट करके बोल सकता हूं ये हो गया 1/2 इंटू 24 इंटू फिर यहाँ पे 3 इसे 12 से कैंसिल कर देता है और यहाँ पे आया 10 पावर ना, ये हो गया आपका 2 करते हुए, तो ये हो गया 24 इंटू 24, ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 24 आप करते हैं तो ये निकल के आएगा आपका 1.7। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं 10 पावर -5
पर डिग्री सेल्सियस। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। 23 पे अ मीटर स्केल मेड ऑफ स्टील इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस to give correct reading. Find the distance between 50 centimeter mark and 51 centimeter mark if the scale is used at 10 degree Celsius. मतलब टेम्परेचर घटाया तो लेंथ घटेगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ स्टील इज, तो L इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा करते हुए। अब L नॉट इन दोनों के बीच के पहला लेंथ 1 सेंटीमीटर, अब ये 1 प्लस अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन गिवन है 1.1 10 पावर माइनस 5 और चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं तो -10 आया। तो ये मेरा हो गया 1 इंटू दिस इज 1 प्लस, है ना, ये प्लस माइनस हो गया तो ये हुआ 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 4 करते हुए। अब इसको अगर मैं निकालने जाऊं तो ये आएगा 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं आपका 0 पॉइंट, ना, फिर 1 2 3 फिर 1 1। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करने जाएं तो ये हो जाएगा मेरा आपका 10 1 9 फिर 9 1 8 फिर 3 9 हो गए यहाँ पे, दिस इज 3 9 फिर 0 पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टेम्परेचर घटाने पे 1 सेंटीमीटर ना होके 0.99989 सेंटीमीटर बन जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 पे यूनिफॉर्म सॉलिड ब्रास स्फीयर इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट अबाउट अ डायमीटर। तो लेट्स से ये एक सॉलिड ब्रास स्फीयर है, ये स्फीयर इस डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। अब यहां बोला गया है इफ इट्स टेम्परेचर इज नाउ इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास तो उतना ही रहेगा पर हमारा रेडियस बढ़ेगा। अब यहां बोला गया है व्हाट विल बी इट्स न्यू एंगुलर स्पीड, तो इसका नया एंगुलर स्पीड ओमेगा हमसे पूछा गया है। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो मास तो आपका सेम है तो यहां से आप लिख सकते हो I ओमेगा ना, दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो इसके डायमीटर के अबाउट इस स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m इनटू यहां पे इनिशियल r नॉट है सपोज, तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से 2/5 m, मास सेम होगा, मास चेंज नहीं करेगा पर रेडियस चेंज कर जाएगा, तो mr स्क्वायर इंटू दिस इज ओमेगा, तो 2/5m कैंसिल होते हुए ये निकल के आया r नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये ओमेगा मुझे बताना है और इसका अल्फा मुझे दिया हुआ है, ये रहा मेरे पास अल्फा। तो इसका अगर रेडियस r नॉट है तो इसका रेडियस r को हम कैसे लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है r नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसको मैं पुट कर देता हूं तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा r स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हो गई r नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड दिस इज r नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो r नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं देख सकता हूं अल्फा डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए 1 प्लस एक्स पावर n हो गया 1 प्लस nx, तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब अल्फा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, डेल्टा थीटा इज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है। इसको पुट किया जाए तो ये आया ओमेगा नॉट बाय 1 प्लस 2, अल्फा की वैल्यू रखता हूं 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, चेंज इन टेम्परेचर
इज 100, तो ये मेरा कैलकुलेट करके हो जाएगा ओमेगा नॉट और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 10 पावर माइनस 3, तो 4 10 पावर माइनस 3 बन गया 0.004, तो ये आ गया मेरा ओमेगा नॉट बाय 1 प्लस 0.004, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय थिन ब्रास vessel and the volume of a solid brass sphere are same and equal to 1000 cubic centimeter at 0 degree Celsius। मतलब V naught है 1000 डिग्री है ना क्यूबिक सेंटीमीटर at 0 degree Celsius। How much will volume of the vessel and that of sphere change upon heating to 20 degree Celsius? Coefficient of लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास इज, तो इसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं बाय वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन फॉर्मूला V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, और लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट दिया हो वहां से आपको गामा निकालना हो, तो गामा बराबर 3 अल्फा आइसोट्रॉपिक मानते हुए। अब यहाँ पे मुझे V नॉट की वैल्यू बात करूं तो V नॉट है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर 1 प्लस 3 इंटू अल्फा है मेरे पास 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 5 एंड चेंज इन टेम्परेचर 20 माइनस 0 इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा पास आया 1000 इंटू दिस इज 2 इंटू 19, 2 इंटू 19 38, फिर 38 इंटू 3 जा तो 8 3 जा 24, फिर 2, फिर आपका आएगा ये रहा, तो 38 इंटू 3 जा इज 114 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये मेरा हो गया 1000 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.00, फिर आपका 10 पावर माइनस 5 का मतलब 114 निकल गया। ये हो गया हमारा 1000 इंटू, इसको लिखा जा सकता है 1.00114 करते हुए, तो इसे 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया 1001.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर था वो 1.14 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अब पूछा है हाउ मच विल वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड दैट ऑफ ब्रास पेयर चेंज, है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ब्रास पेयर बोलूं, है ना, या फिर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल बोलूं, है ना, वेसल का वॉल्यूम जो होगा इट इज V माइनस V नॉट, तो ये मेरे पास आएगा 1001.14 माइनस 1000, 1001.14 माइनस 1000 इट इज इक्वल टू 1.14 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही ब्रास पेयर का चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा और इतना ही आपका वेसल का चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। थिन कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L इंक्रीजेस इन length by 1%. When heated from temperature T1 to T2, what is percentage change in area when a thin copper plate having dimension 2L into L is heated from T1 to T2? तो मुझे percentage change in length दिया हुआ है, that is change in length original length, ये मुझे दिया हुआ है 1% करके। तो डेल्टा L बाय एल नॉट, डेल्टा L को लिख सकते हैं L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा बाय एल नॉट इंटू 100%, इसकी वैल्यू है 1%, एल नॉट कैंसल, दैट इज अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100%, इसकी वैल्यू है मेरे पास 1% करते हुए। अब मुझे बोला गया चेंज इन एरिया बताना है, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इनटू 100%, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरफिशियल एक्सपांशन ये हो जाता है ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा बाय ए नॉट इंटू 100%, इसको आप ए नॉट से ए नॉट कैंसिल किए, यह आया बीटा डेल्टा थीटा इंटू 100%, और बीटा जो होता है वो हमारा 2 अल्फा हम बोल सकते हैं, अगर लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट पता है, इंटू 100%, जहां पे अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100%, इस पूरे की वैल्यू 1% है, तो 2 इंटू 1% ये निकल के आ गया मेरे पास 2%। कहने का मतलब
यहाँ पे एरिया में जो इंक्रीज होगा वो होगा आपका 2%, चाहे डायमेंशन 3L इंटू 4L क्यों ना होता, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इसी तरह से लिखा जाता। वो आपके इस L के डायमेंशन ये कितने टाइम से इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर है मेरा 27, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.998 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1.000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ वाटर इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी के लिए हम रिलेशन जानते हैं, D इज इक्वल टू डी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी घटता है, तो यहाँ पे मुझे 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी है 1 और 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी है 0.998। फिर 1 माइनस गामा मुझे पता करना है, तो गामा की वैल्यू हम बात करना चाहते हैं और चेंज इन टेम्परेचर 4 माइनस 1 इज दिस इज 4। तो ये मेरा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये आया 0.998 माइनस 4, इसे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 इंटू 0.998 इंटू गामा, तो इसको यहाँ लाते हुए तो 4 इंटू 0.998 इंटू गामा इज इक्वल टू 1 माइनस करूंगा तो माइनस ये हो जाता है 0. ये हो जाएगा 1082 फिर 990। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मेरा गामा आएगा इज इक्वल टू 2 विद माइनस है ना डिवाइडेड बाय 4 इंटू 998। यहां से हम बोल सकते हैं 2 इसे 4 से काटेगा तो -1 बाय 2 इंटू 998। तो ये लगभग अगर कैलकुलेट करने जाऊं इसे 1000 बोल सकता हूं, तो लगभग गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकालने पे आएगी -0.5 इंटू 10⁻³ विच इज अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं -0. है ना 0.5 को 5 इंटू मैं बोल सकता हूं 10 पावर ना ये 10 ऊपर गया तो -4 पर डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। और माइनस हमने देखा भी था एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि गामा 0 से 4 के बीच नेगेटिव होता है वाटर के केस में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे बात करने। ग्लास वेसल मेजर्स एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज फिल्ड कंप्लीटली विद मर्करी एट दिस टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इस वेसल को पूरा का पूरा फिल किया गया। दैट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मर्करी व्हिच इज 10 10 10। ये आ गया मेरा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये रहा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बात हो रही है मेरी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ बोला है व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को जब बढ़ाया तो मैंने देखा कि ये जो मरकरी है इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये मरकरी का वॉल्यूम बढ़ा जिसके कारण ओवरफ्लो किया। तो यहाँ बोला है रेज्ड टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब लिखा है 1.6 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ओवरफ्लोज। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मरकरी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ग्लास इज 6.5 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो इस ग्लास का नया वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू ये मेरा V0 है इनके इनिशियल वॉल्यूम। अब Vg डैश हो जाएगा V0 1 फिर मैं अल्फा इस ग्लास का दिया हुआ है तो ये हो गया 1 + 3 अल्फा डेल्टा थीटा। और मरकरी का अगर बात की जाए तो VHG डैश ये हो जाएगा V0 फिर 1 + गामा डेल्टा थीटा। मुझे मरकरी का गामा निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन और मुझे ये ओवरफ्लो कितना किया है ये गिवन है। तो ओवरफ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मरकरी माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ऑब्वियसली मरकरी का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो V0 से V0 गया और ये बन जाएगा V0 इंटू दिस इज इक्वल टू गामा माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। और यहाँ पे डेल्टा V मुझे गिवन है। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे गामा निकालना है। तो गामा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V0 डेल्टा थीटा। यहाँ से गामा आ गया 3 अल्फा प्लस
डेल्टा वी बाय वी नॉट डेल्टा थीटा। अब वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन हो गया, तो 3 टाइम्स अल्फा, अल्फा ये रहा, दैट इज 6.5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास है 1.6 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वी नॉट है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और चेंज इन टेम्परेचर 10-0, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 10। ये मेरे पास आया गामा इज इक्वल टू 5 3 जा 15 19.5, फिर इंटू 10⁻⁻6 प्लस यहाँ पे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसे गामा को लिखने जाऊं, दिस इज 1.95 इंटू 10⁻⁻5 प्लस उसी तरह से 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो दिस इज 16 इंटू 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ये गामा निकल के आया 17.95 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस करते हुए। तो ये कैलकुलेशन है, बाकी तो आपका है ना। तो ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर मरकरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 29 पे, अ मेटल बॉल इमर्स्ड इन अल्कोहल वेज W1 at 0 degree Celsius and W2 at 50 degree Celsius. Coefficient of cubical expansion of metal is less than that of alcohol. Assuming density of metal is less compared to that of alcohol, find which of W1 and W2 is greater. तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर ये मेटल बॉल को इमर्स किया गया है अल्कोहल के अंदर, तो ये जो W1 जो वे कर रहा है वो इसका ट्रू वेट माइनस बायंसी होगा। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये सिचुएशन आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो W1 जो है वो है मेरा W माइनस FB, और यहां बोला है एट 50 डिग्री सेल्सियस इसका जो वेट मेजर किया गया, इसका वेट मेजर किया गया आपका W2, तो ये W2 जो आया वो आया मेरा W, वेट चेंज नहीं होगा पर बायंसी फोर्स चेंज होता है। अब वो बायंसी फोर्स कितना चेंज होगा अगर इसकी बात की जाए, तो W माइनस, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ FB डैश, अगर ये पूरा का पूरा इसके अंदर अगर मेरा सबमर्ज्ड है तब की बात हो रही है, तो W माइनस FB डैश। अब यहाँ पे बोला है कंडीशन क्या गिवन है आपको, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ मेटल इज लेस देन अल्कोहल, मतलब जो गामा मेटल का जो है वो अल्कोहल के गामा से कम है, मतलब अल्कोहल का गामा हमारा क्या है, ज्यादा है। अब ये जो FB डैश है, W तो सेम रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर ये 100 न्यूटन है तो अभी भी ये 100 न्यूटन होगा, पर अगर ये मेरा सपोज करिए 20 न्यूटन है तो मुझे ये बात करनी है, ये तो हो गया मेरा 80 न्यूटन। अब मुझे बात करना है कि यहाँ पे FB डैश बढ़ेगा या घटेगा। अब FB डैश की अगर बात की जाए तो FB डैश मेरा हो जाता है इज इक्वल टू रो L डैश, लिक्विड की डेंसिटी, इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल सकते हो, मेटल बोल सकते हो, इनटू जी, क्योंकि पूरा का पूरा अंदर सबमर्ज्ड है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो रोएल डैश हो जाएगा, ये रोएल डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा अंदर सबमर्ज्ड है। अब मेरा अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना, थीटा यहाँ 20 से 50 टेम्परेचर बढ़ा है, तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो मेरी घटेगी, जो रोएल डैश होगा वो डिक्रीज करेगा, रोएल डैश डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से FB डैश जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये FB डैश डिक्रीज करके सपोज 20 से 15 न्यूटन हो गया। ये अगर 15 न्यूटन हो गया तो 100 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 85 न्यूटन। मतलब मैं बोल सकता हूँ इस केस में जो W2 होगा वो मेरा W1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको बस ये देखना था टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो W है ना, जो वेट है, पेरेंट वेट है, वो बढ़ेगा या घटेगा। आपको इसने सिंपली बायंसी फोर्स से देखा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से क्वेश्चन नंबर 30 पे, इन फिगर विच स्ट्रिप ब्रास और स्टील हैव हायर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिसका लेंथ ज्यादा है
उसका अल्फा ज्यादा होगा, मतलब यहाँ जो ब्रास है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो होगा वो स्टील के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से ज्यादा होगा। देयरफॉर पूछा है किसका ज्यादा होगा, तो योर आंसर इज ब्रास। तो ये है मेरा क्वेश्चन 30 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक